वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर हम पूरा का पूरा सेल यूनिट रिवाइज करेंगे, यानी कि सेल दी यूनिट ऑफ लाइफ करेंगे एंड देन सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन करेंगे। ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है बायोमोलिक्यूल्स की। इस वीडियो में हम इन दोनों चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे, राइट। पहले यूनिट 3 ओवरव्यू क्या है कि सेल थ्योरी जो है वो यूनिटी दिखाती है डाइवर्सिटी के अंदर। लाइफ प्रोसेसेस जो हैं उसको एक्सप्लेन करा गया मॉलिक्यूलर लेवल पे अप्रोच, इसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट कहते हैं, राइट। देन इंट्रोडक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है, सेल जो है वो बेसिक यूनिट है लाइफ का। ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। देन श्लाइडर एंड श्वान के बारे में दे रखा है, ठीक है। श्वान जो है वो आपके जर्मन जोलॉजिस्ट हैं, श्लाइडर आपके पास जर्मन बॉटनिस्ट हैं। इन्होंने 1838-1839 के अंदर सेल थ्योरी दी। इसने बोला प्लांट्स जो हैं वो मेड ऑफ सेल्स हैं। इसने बताया एनिमल्स भी हैं और प्लांट के पास सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, राइट, जो कि एनिमल्स में एब्सेंट होती है। देन बात करते हैं रुडोल्फ विर्शो। इन्होंने मॉडिफाई करा सेल थ्योरी को। कैसे? इन्होंने बताया ओमनी सेलुला ई सेलुला, यानी सेल्स जो हैं वो अराइज करते हैं फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। फाइनल हमारे पास सेल थ्योरी आई कि सारे ऑर्गेनिज्म सेल्स से या फिर सेल के प्रोडक्ट से बनते हैं। सेल्स जो होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही आते हैं। सेल को ओवरव्यू देखें तो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक दो तरीके के ऑर्गेनिज्म हैं। यूकैरियोटिक के पास प्योर न्यूक्लियस ऑर्गेनेलीज होंगी जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होंगी, एंड प्रोकैरियोटिक के अंदर कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज के नाम पे सिर्फ राइबोसोम्स प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म जो है वो मेटाबॉलिक हब होता है। साइटोप्लाज्म में मेन मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, इसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं है, कोई ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं है। डीएनए इसका नेकेड पड़ा हुआ है, सर्कुलर होता है। राइबोसोम यहाँ पे हमें 70s वाली मिलती है, 70 ऑड नंबर है, तो इसका लार्जर सब यूनिट 50s होता है, स्मॉलर वाला 30 होता है। सब के सब आपके ऑड नंबर्स होते हैं, राइट। देन स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास सेल एनवेल्प होता है। सेल एनवेल्प मैं किसको कह रही हूँ? बाहर की लेयर ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद सेल वॉल, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो इलास्टिक होती है। सेल वॉल आपकी बहुत रिजिड होती है। ग्लाइकोकैलिक्स आपके पास दो तरीके की हो सकती है। देन बात करें मीजोजोम की, बात करते हैं। मीजोजोम बेसिकली इन फोल्डिंग्स होती हैं जिसका काम बहुत सारे होते हैं, रेस्पिरेशन करवाना, डीएनए के अंदर रेप्लिकेशन में हेल्प कराना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, है ना। मीजोजोम्स क्या है? इन फोल्डिंग्स हैं, साइटोप्लाज्म की ही ऐसे इस तरीके से एक्सटेंशंस होती हैं। प्लाज्मिड्स की बात करें तो फिर ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन एग्जाम्पल है। बेसिकली प्लाज्मिड्स कुछ सर्कुलर डीएनए जो कि इंडिपेंडेंटली अपना मल्टीप्लिकेशन, अपनी रेप्लिकेशन कर सकते हैं, और कुछ प्लाज्मिड्स जो होते हैं वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। शेप्स की बात करें तो कोकाई, बेसिलाई, विब्रियो और स्पाइरलम मिलती है। सेल एनवेलप की बात ही करें तो ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट होता है जो कि दो तरीके का हो सकता है। आपका कैप्सूल हो सकता है यानी बड़ा ही रिजिड, एंड स्लाइम लेयर भी हो सकता है। देन बात करें सेल वॉल की, जो कि शेप एंड प्रोटेक्शन देती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि सिलेक्टिव परमिएबिलिटी के थ्रू सिलेक्टिवली कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स को अंदर आने देती है, राइट। देन बात करते हैं राइबोसोम्स और इंक्लूजन बॉडीज़ प्रेजेंट है। राइबोसोम्स यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस करवा रही होती हैं, और पॉलीसोम्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि मल्टीपल राइबोसोम्स जो हैं उसी को हम पॉलीसोम्स कहते हैं। इंक्लूजन बॉडीज़ बेसिकली स्टोरेज के लिए होती हैं, ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती हैं। इंक्लूजन बॉडीज़ कुछ नहीं होता, बस एक जगह पे कोई चीज़ इकट्ठी हो जाती है उसे इंक्लूजन बॉडी बोल देते हैं, स्टोर हो जाती है, राइट। देन बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की, तो इसके अंदर डिफरेंसेस देखें प्लांट और एनिमल में, तो प्लांट के पास सेल वॉल प्रेजेंट होगी, है ना। प्लांट प्लस क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड्स प्रेजेंट होंगे, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होगा। एनिमल्स के पास सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होंगे और ये सब चीज़ें एब्सेंट होंगी। प्लांट के पास ये सब चीज़ें एब्सेंट होने वाली हैं, राइट, यानी सेंट्रियोल्स बेसिकली, राइट। देन बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की, तो यहाँ पे हमारे पास फ्लूइड मोज़ैक मॉडल है जो कि किसने दिया है? सिंगर एंड निकोल्सन ने दिया है। ये कहते हैं लिपिड बायलेयर होती है जिसके अंदर हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक पार्ट होते हैं, बीच में प्रोटीन्स होते हैं, एंड जो फ्लूइड होता है वो डायनामिक होता है, यानी मूव कर रहा है, जिस वजह से आपकी मूवमेंट होती है, एक्सचेंज हो पाता है ना। ट्रांसपोर्ट पैसिव एक्टिव दो तरीके से होता है। पैसिव में डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस होती है, यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में ही होता है, हाई टू लो कंसंट्रेशन होता है। एक्टिव में एटीपी चाहिए होता है, लो टू हाई कंसंट्रेशन ही होता है। एग्जाम्पल है इसका सोडियम पोटाशियम पंप। देन बात करते हैं सेल वॉल की, तो सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज बेस्ड होती है। फंक्शंस क्या है? प्रोटेक्शन, शेप और सपोर्ट देना
लेना। मिडल लेमेला क्या होते हैं, प्लांट्स की बात कर रहे हैं, सेल वॉल प्लांट्स में होती है ना। सो यहाँ पे प्रोटेक्शन शेप सपोर्ट दे रहे हैं, सेलुलोज बेस्ड होती है। मिडल लेमेला की बात करूँ तो ये कैल्शियम पेक्टेट से बनती है। किससे बनती है, कैल्शियम पेक्टेट से मिलती है। मिडल लेमेला बेसिकली दो सेल्स के बीच के अंदर जो प्रेजेंट होता है उसे मिडल लेमेला कहते हैं। देन दो सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स को, इनको आपस में जो जोड़ रहा होता है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा, जो कि कनेक्शंस बनवाता है। देन बात करते हैं आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर क्या आता है, आपको याद रखना है वी लेग आता है। क्या आता है, वी लेग आता है। सो यहाँ से आपको याद रहेगा वैक्यूल्स आते हैं, लाइजोजाइम्स आते हैं, लाइजोसोम्स आते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपैरेटस आते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। ये आरईआर और एससीआर दो तरीके का होता है। आरईआर जो होता है ये मेन काम होता है इसका प्रोटीन्स बनाना, है ना, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है। एससीआर का मेन काम होता है लिपिड्स बनवाना। देन होता है गोल्गी अपरेटस, जो कि सिस ट्रांस होता है। सिस वाला पार्ट रिसीव करता है, ट्रांस वाला रिलीज करता है। इसका मेन काम पैकेजिंग और मॉडिफिकेशंस होते हैं। लाइसोसोम्स जो होता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, एसिडिक पीएच पे काम करता है। वैक्यूल्स की बात करूँ तो ये स्टोरेज करते हैं और टर्गर प्रेशर यहाँ पर लग रहा होता है। क्यों, क्योंकि वैक्यूल के अंदर ऑलरेडी बहुत हाई कंसंट्रेशन के अंदर सब कुछ प्रेजेंट होता है, फिर भी हम इसके अंदर डालते जा रहे हैं तो एक पंप प्रेजेंट होता है जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट करा रहा होता है, राइट। देन यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है, डबल। अब हमारे पास ये वाली चीज़ खत्म होगी। सो अब हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, जो कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। बाहर वाली मेम्ब्रेन तो कंटिन्यूस होती है, अंदर वाली इस तरीके से फोल्डिंग्स बनाती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्रिस्टे बनते हैं और बीच में जो प्रेजेंट होता है वो मैट्रिक्स कहलाता है। एटीपी प्रोडक्शन इसका काम है। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, एटीपी प्रोड्यूस करना। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट, तभी इसे बोलते हैं। अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, प्लस राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। कैसे डिवाइड करता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अपने आप में भरपूर है, यानी खुद का डीएनए, खुद के राइबोसोम्स उसके पास प्रेजेंट है और फिजन से डिवाइड करता है। देन बात करते हैं प्लास्टिड्स की। प्लास्टिड्स के 3 तरीके के टाइप्स है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, है ना। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है फोटोसिंथेसिस कराते हैं, क्रोमोप्लास्ट कलर देते हैं, नाम से पता चल रहा है। ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेजेस के लिए यूज़ होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना और स्ट्रोमा 2 तरीके के आपके आ जाते हैं, है ना। तो ये जो दिखाई देता है दीज आर कॉल्ड थाइलेकॉइड। ये वाले आपके ग्रेनल थाइलेकॉइड कहलाते हैं, बीच में आपके पास स्ट्रोमल थाइलेकॉइड कहलाते हैं। स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है एंड ग्रेना में आपके लाइट रिएक्शन होता है। ग्रेना में लाइट रिएक्शन, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन। देन बात करें राइबोसोम्स की, तो राइबोसोम्स आपके पास यूकैरियोटिक के अंदर 80S होते हैं, है ना। 40 and 60 हो जाते हैं। 70S होते हैं प्रोकैरियोटिक में, 50 and 30। यहाँ पे आपका प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। क्या होता है यहाँ पे, प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा होता है। किस तरीके से होता है, राइबोसोमल आरएनए जो है बेसिकली आपका mRNA से प्रोटीन बनाता है ना। देन बात करते हैं हमारे पास साइटोस्केलेटन की। साइटोस्केलेटन क्या होता है, यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, ये सब यहाँ पे आता है। हमारे पास जो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं सबसे बड़े होते हैं साइज़ में। देन हमारे पास माइक्रोफिलामेंट्स आते हैं, ये शेप देते हैं और मूवमेंट में हेल्प करते हैं। सीलिया एंड फ्लैजेला की बात करूँ तो 9+2 अरेंजमेंट होती है यहाँ पे और ये मूवमेंट के अंदर हेल्प करते हैं। देन सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल की बात करें तो 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि परपेंडिकुलर होते हैं। 9 ट्रिपलेट की अरेंजमेंट प्रेजेंट है, 9 ट्रिपलेट्स प्रेजेंट होते हैं, 9 ऐसे इस तरीके से, और 2 सेंट्रियोल्स आपके पास परपेंडिकुलरली प्रेजेंट होते हैं बीच के अंदर, और 9+2 बेसिकली, तभी तो मैं बोलूँ 9 ट्रिपलेट्स इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। बीच में हमारे पास 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट हैं जो कि स्पिंडल और बेसल बॉडीज बनाते हैं। देन न्यूक्लियस की बात करें तो इसके अंदर न्यूक्लियर एनवेल्प होते हैं, पोर्स होते हैं। न्यूक्लियर एनवेल्प होता है, पोर्स होते हैं बीच में, है ना, जहाँ पे आदान प्रदान हो पाता है। न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है जो कि क्या बना रहा है, राइबोसोमल आरएनए, है ना। जितना ज़्यादा राइबोसोमल आरएनए उतना ज़्यादा प्रोटीन बनेगा। सो जहाँ पे प्रोटीन डेंस होगा वहाँ पे आपका
न्यूक्लियोलस भी वहाँ पे मल्टीपल होते हैं, है ना। देन क्रोमेटिन जो होते हैं वो क्रोमोसोम्स बना देते हैं। क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक हो सकते हैं। माइक्रोबॉडीज़ की बात करूँ तो ये छोटे छोटे एंजाइम कंटेनिंग वेसिकल्स होती हैं। माइक्रोबॉडीज़ क्या हैं? छोटी छोटी एंजाइम कंटेनिंग वेसिकल्स होती हैं। सेल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है। प्रोकैरियोट यूकैरियोट के अंदर डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल बार बार सवाल आता है। 9+2 सीलिया के अंदर है और 9 ट्रिपलेट्स और सेंट्रियोल। 9 ट्रिपलेट्स वाला आपका सेंट्रियोल में होता है और 9+2 सीलिया के अंदर देखने को मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं सेमी ऑटोनोमस हैं, यानी अपना काम खुद से कर रहे हैं ना। एंडोमेम्ब्रेन फ्लो आपका सिंपल है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बेसिकली आपका प्रोटीन सिंथेसिस हुआ। देन गोल्जी बॉडीज़ के अंदर उसका पैकेजिंग हुई। लाइजोजाइम्स और वैक्यूल का भी काम होता है। देन बात करें यहाँ पे एनसीईआरटी समरी दे रखी है जो कि हम रीड कर सकते हैं खुद से। देन आते हैं हम टुवर्ड्स दी नेक्स्ट चैप्टर जो कि है आपका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसके रिवीजन में देखें तो G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज, G0 फेज। सिंपल सी बात है, देखो सबसे पहले इंटरफेज होगा, उसके बाद हम माइटोसिस मियोसिस पे बात करेंगे। तो इंटरफेज देख रहे हैं यानी तैयारी हो रही है इस फेज में। इस फेज को हम रेस्टिंग फेज कहते हैं और पर ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। G1 फेज के अंदर कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो रहा, सेल ग्रोथ होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। एस फेज के अंदर आपका डीएनए जो है 2C से 4C हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर सेव रहता है। यहाँ पे आपका डीएनए मैं बोलूँगी रेप्लिकेट कर रहा है। G2 फेज के अंदर प्रिपरेशन होती है माइटोसिस की, प्रोटीन बन रहा होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। M फेज के अंदर बेसिकली क्या होता है आपका माइटोसिस डिवीजन होती है। कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस दोनों होता है। पहले कैरियो एंड देन साइटो होता है। देन G0 फेज एक क्वेश्चन स्टेज होती है। अगर सेल को डिवाइड नहीं करना तो वो उस फेज के अंदर चला जाता है, वहाँ पे भी वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। कोर कॉन्सेप्ट्स क्या है? इंटरफेस 95% से ज़्यादा टाइम ले लेती हैं डीएनए सेल साइकिल का। डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो सिर्फ एस फेज के अंदर हो रही है। सेल साइकिल जो है इंश्योर करती है प्रॉपर ग्रोथ, डिवीजन और डीएनए का डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात कर रहे हैं माइटोसिस की, एम फेज के बारे में। सो यहाँ पे हमारे पास आते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, है ना। सो प्रोफेज के अंदर क्या होता है? क्रोमेटिन्स जो होते हैं वो कंडेंस होने शुरू हो जाते हैं और क्रोमोजोम्स थोड़े थोड़े में विजिबल होते हैं। सेंट्रोजोम्स जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं मूव करना पोल्स की तरफ, स्पिंडल फाइबर्स बन जाते हैं। क्रोमोसोम्स जो है यहाँ पे इस स्टेज पे फर्स्ट टाइम विजिबल होते हैं। हर क्रोमोसोम के अंदर आपको 2 क्रोमेटिड्स और एक सेंट्रोमियर दिखाई देता है ना। देन मैं बात करती हूँ लेट प्रोफेज की, यानी प्रोफेज में ही लेट आपको न्यूक्लियर एनवेल्प बनता हुआ दिखाई देगा। डिसअपियर हो जाएगा कौन? न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा, गोल्जी, ER ये सब डिसअपियर होने शुरू हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएंगे, है ना। एंड बात करूँ आपका एंड ऑफ, ये सब चीज़ें जो आपका यहाँ पे डिसअपियर होनी शुरू हो जाएंगी। जब आपका एंड ऑफ प्रोफेज आएगा तो आपको कोई न्यूक्लियस ही नज़र नहीं आएगा, राइट। देन मेटाफेज के अंदर आपके क्रोमोसोम्स जो है वो परफेक्टली अलाइन हो जाते हैं इक्वेटर के ऊपर। मेटाफेज प्लेट बन जाती है, स्पिंडल फाइबर्स कहाँ पे अटैच हो जाते हैं? सेंट्रोमियर के आसपास काइनेटोकोर प्रेजेंट है उसके पास जाके अटैच हो जाते हैं। बेस्ट स्टेज है अगर मुझे क्या पढ़ना है, क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ना है। ईच क्रोमेटिड जो है ऑपोजिट पोल पे जाके अटैच हो जाती है। ईच क्रोमेटिड जो होती है वो ऑपोजिट पोल पे चली जाती है। एनाफेज के अंदर क्या होता है? सेंट्रोमियर जो होता है वो स्प्लिट कर जाता है। जो सेंट्रोमियर होता है बेसिकली वो स्प्लिट कर जाता है और क्रोमेटिड्स जो हैं वो सेपरेट हो जाती हैं। डॉटर क्रोमोसोम्स जो हैं ऑपोजिट पोल्स में चली जाती हैं। ओनली स्टेज जहाँ पे सेंट्रोमियर डिवाइड हो रहा है ना। इस तरीके से था बेसिकली यहाँ पर हमारे पास जब प्लेट बन गई यहाँ पे तो ये आप इधर इधर खींचने लगे और एक टाइम पे आएगा कि जब वो टूट जाएंगे। वो टूटना कहाँ पे हो रहा है? एनाफेज में सेंट्रोमियर डिवाइड हो रहा होता है। टीलोफेज के अंदर सिंपल है, टीलोफेज के अंदर तो वो डीकंडेंस हो जाते हैं वापस से, नहीं जो कंडेंसेशन हुई थी वापस से जो वो तैयार हुए थे वो बिल्कुल खुले खुले हो जाते हैं और न्यूक्लियर एनवेल्प बन जाता है, न्यूक्लियोलस बन जाता है। इस तरीके से आपकी कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाती है। रिवर्स होता है किसका? प्रोफेज 2 का। डॉटर आपकी प्रोफेज का उल्टा होता है, प्रोफेज में जो कुछ हुआ उसका उल्टा हो जाएगा। 2 डॉटर न्यूक्लिया यहाँ पे बन जाते हैं। साइटोकाइनेसिस होता है यानी कि जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड हो जाता है। एनिमल सेल के अंदर क्लीवेज की तरह, क्लीवेज फरो टाइप्स होता है।
इस तरीके से क्लीवेज सी होनी शुरू हो जाती है, यानी कि ये सेंट्री पीटल होती है ना। देन बात करूँ प्लांट के अंदर सेल प्लेट बनती है जो कि सेंट्रीफ्यूगल होता है। प्लांट और एनिमल के अंदर कंपैरिजन करें तो वेरी कॉमन क्वेश्चन यहाँ पे आता है ना। अल्ट्रा फास्ट फ्लो अगर मुझे देखना है, यहाँ पे प्रोफेज के अंदर कंडेंसेशन हुई, मेटाफेज के अंदर अलाइनमेंट हुआ, बेस्ट स्टेज था, एनाफेज के अंदर सेपरेशन हुआ, टीलोफेज में वापस से रीफॉर्म हुआ, साइटोकाइनेसिस में सेल डिवाइड करा, है ना। तो अगर मैं बात कर रही हूँ माइटोसिस और मियोसिस के डिफरेंस में, तो ये इक्वेशनल होती है या रिडक्शनल होती है। कौन सी? मियोसिस 1, है ना। यहाँ पे एक डिवीजन होती है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 डॉटर न्यूक्लिया, यहाँ पे 4, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर सेम, यहाँ पे हाफ, यहाँ पे कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है। साइनाप्सिस की बात करूँ तो यहाँ पे एब्सेंट है, यहाँ पे साइनाप्सिस प्रेजेंट है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है, यहाँ पे नहीं होती है। अच्छा, अकर कहाँ पे होता है? सोमैटिक में और ये जर्म सेल्स के अंदर, राइट। अब बात करते हैं मियोसिस 1 के बारे में। सो मियोसिस 1 के अंदर बेसिकली क्या होता है ना, आपका प्रोफेज जो होता है उसके अंदर भी आपके डिफरेंट फेजेस होते हैं, यानी कि लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ये आपका क्या है? प्रोफेज ही है। ला जरा पेन दे, है ना। सो याद रखना है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। सो यहाँ पे आपके क्रोमोसोम्स जो है वो विजिबल होने शुरू होते हैं, यानी कंडेंसेशन स्टार्ट होती है। जाइगोटीन में होमोलोगस पेयरिंग हो जाती है, साइनाप्सिस बन जाता है। क्या बनता है? साइनाप्सिस बनता है। पैकेटीन के अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है, तो क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होती है? पैकेटीन के अंदर होती है। रिकॉम्बिनेशंस बनते हैं। डिप्लोटीन के अंदर क्या होता है? काइजमेटा विजिबल होता है, यानी कि आपका इस तरीके से यहाँ पे जब क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है तो यहाँ पे आपके पास काइजमेटा, एक्स टाइप्स काइजमेटा प्रेजेंट होता है। सिनेप्सिस क्या होता है? जब ये दोनों आपस में बहुत अच्छे से जुड़ जाते हैं। तो सिंपल है, लेप्टोटीन में कंडेंसेशन शुरू हुई, यानी कि ये प्रॉपर क्रोमोसोम बनने शुरू हुए, है ना। जाइगोटीन के अंदर क्या हुआ? बीच में आपस में जुड़ गए होमोलोगस पेयर। पैकेटीन में इनके अंदर क्रॉसिंग ओवर हुई, पैकेटीन में इनके अंदर क्रॉसिंग ओवर हुई। डिप्लोटीन में काइजमेटा विजिबल होता है और इनकी साइनाप्सिस जो है वो टूट जाती है। डाइकाइनेसिस के अंदर अगर मैं बात करूँ तो टर्मिनल होता है, स्पिंडल्स बन जाते हैं, आपका न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक हो जाता है। तो पहले बाइवेलेंट थे, देन टेट्राड बने, क्रॉसिंग ओवर हुआ, काइजमेटा बना, बीच में आपका साइनाप्सिस भी यहाँ पे टूट जाता है, राइट। कहाँ पे टूटता है आपका साइनाप्सिस? डिप्लोटीन स्टेज पे टूटता है ना। देन मियोसिस 2 बिल्कुल माइटोसिस जैसा है, यहाँ पे प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2 होता है। प्रोफेज 2 में आपके क्रोमोसोम्स अगैन आपके कंडेंस कर रहे होते हैं यहाँ पे, एंड मेटाफे बीच में यहाँ पे दोनों के मियोसिस 1 मियोसिस 2 के बीच में आपके इंटरकाइनेसिस होता है ना, बीच में, यानी कि आपकी जो डीकंडेंसेशन वाला पार्ट है वो नहीं होता है टीलोफेज 1 के अंदर, बहुत ज़्यादा तरीके से, हल्का बहुत हो सकता है और वो हल्का बहुत ही यहाँ पे ठीक हो जाता है। मेटाफेज 2 के अंदर वो इक्वेटर पे अलाइन कर जाते हैं। एनाफेज 2 में सेंट्रोमियर फिर से स्प्लिट करता है। टीलोफेज 2 में आपके 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं और फिर आपका साइटोकाइनेसिस भी हो जाता है। देन बात करें सिग्निफिकेंस की, तो माइटोसिस जो है ग्रोथ, रिपेयर, जेनेटिक स्टेबिलिटी देता है हमें। मियोसिस जो है वेरिएशंस देता है, हैप्लॉइड गमीट्स देता है और एवोल्यूशन के अंदर बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो सुपर कोर कॉन्सेप्ट्स हैं कुछ। सेल साइकिल जो है वो उसका काम है ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन और डिवीजन को इंश्योर करना। ग्रोथ करवाना, डीएनए को रेप्लिकेट कराना, डिवीजन करवाना। इंटरफेस प्रेपरेशन फेज होता है। इस फेज में आपका डीएनए का कंटेंट डबल होता है, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है, क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहता है। सेंट्रोमियर जो है वो स्प्लिट किस फेज में हो रहे हैं? एना फेज के अंदर हो रहे होते हैं। मियोसिस में बात करूँ तो रिडक्शन डिवीजन है, यहाँ पर रिडक्शन होता है। मियोसिस 2 जो होती है वो तो माइटोसिस जैसी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, माइटोसिस के अंदर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं, यहाँ पे आपके पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट होते हैं, है ना। मियोसिस 1 में आपके क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे होते हैं होमोलोगस, यहाँ पे क्रोमेटिड्स हो रहते हैं। मियोसिस 2 के अंदर आपके क्रोमेटिड्स ही हो रहे होते हैं, है ना। क्रॉसिंग ओवर पैकेटीन स्टेज प्रोफेज 1 में होती है, पैकेटीन स्टेज प्रोफेज 1 में होती है और इसी की वजह से जेनेटिक वेरिएशंस आते हैं। स्पेशल पॉइंट्स हमारे पास ये हैं कि जीनोट जो है वो नॉन डिवाइडिंग फेज होता है ना। इंटरकाइनेसिस के अंदर कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो रही होती। देन हमारे पास सिंसाइटियम क्या है? मल्टी न्यूक्लिएट अगर कोई सेल होता है। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।